हमारे पास जो चैप्टर है एप्लीकेशंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। सो लेक्चर नंबर फर्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, इसके टोटल 2 लेक्चर्स होंगे। सो इसमें हम ये जो टॉपिक्स है ये हम अभी कवर करेंगे। ओके, पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, एलिवेशन, प्रोजेक्शन, लॉज ऑफ साइंस, कोसाइंस एंड टेंजेंट्स। देन हमारे पास कॉन्ग्रुएंस की जो रिलेशन है, सिमिलर ट्रायंगल, केसेस ऑफ एस एस ए, एंड देन हाफ एंगल आइडेंटिटीज। So first हम स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर। सो द फर्स्ट टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ ए ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल हो हम उसको एबीसी का नाम देते हैं। थ्रू आउट द चैप्टर हम ये जो नोटेशन है अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये हम यूज़ करेंगे। और एक ट्रायंगल के हमारे पास कितने साइड होते हैं? 3 साइड्स होते हैं और 3 इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ये देखो, इसके 3 हमारे पास साइड हैं और 3 इसके क्या है? एंगल्स है। ओके, इन दिस चैप्टर वी विल यूज, इस चैप्टर में हम यूज करेंगे कि ये जो हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ये जो ए बी सी, ये मेरे पास ये मैंने ट्रायंगल बना दिया। ओके, ए, इनको वर्टिसेस को लाइक 3 नाम देता हूँ ना, जिस तरह किसी ट्रायंगल को 3 लेटर्स का नेम देते हैं। सो ये मेरे पास बन गया ए बी एंड सी। सही है। अब हमारे पास ए के साथ जो एंगल होगा, ए के साथ एंगल, उसको हम अल्फा का नाम देंगे। हमेशा जो ए वर्टेक्स पे एंगल होगा उसको हम अल्फा का नाम देंगे। सही है। बी वर्टेक्स पे जो वेक्टर होगा, एंगल होगा, उसको हम बीटा का नाम देंगे। एंड सी वर्टेक्स पे जो हमारे पास एंगल होगा उसको हम कहेंगे गामा। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। इस चैप्टर, पूरे चैप्टर में ये यूज होंगे। अल्फा का मतलब ए वर्टेक्स पे, बीटा का मतलब बी वर्टेक्स पे जो एंगल है, एंड गामा का मतलब सी वर्टेक्स पे जो एंगल है। ओके, नाउ अब हमारे पास क्या है कि ये आपके पास अल्फा एंगल है और ये ए वर्टेक्स है। इसका जो अपोजिट साइड होता है उसको हम ए साइड कहेंगे। उसकी जो लेंथ होगी उसको हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। सही है। सो ए बी सी साइड जो है ये हमारे पास क्या होगा? ए के इक्वल होगा। इसके लेंथ को हम क्या कहेंगे? ए कहेंगे। ओके, और ये ए का अपोजिट, अल्फा का अपोजिट साइड होगा। मतलब कि अगर मैं लिखूं अल्फा का अपोजिट साइड, एंगल अल्फा का अपोजिट साइड जो होगा, अपोजिट, सही है, वो ए होगा। या ए साइड जो है उसका एंगल हमारे पास क्या होगा? उसका अपोजिट, ये जो मेरे पास ए साइड है दिस वन, इसका अपोजिट एंगल क्या है? अल्फा है। सिमिलरली बीटा एंगल का अपोजिट साइड बी होगा, उसका लेंथ, या बी साइड का अपोजिट एंगल का मेजर बीटा होगा, एंड गामा का अपोजिट साइड सी होगा। ओके, सो ये हमारे पास इस तरह ए आ गया। बीटा के अपोजिट यहाँ पे देखिए, ये बीटा एंगल है, बीटा एंगल जो है उसका अपोजिट साइड कौन सा है? बी है। एंड गामा एंगल है, गामा का अपोजिट साइड हमारे पास सी हो जाएगा। ये नोटेशन हम थ्रू आउट दिस चैप्टर यूज करते रहेंगे। ओके, नाउ अब हमारे पास ये इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स पे अगर आपको बोल दे करस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब अल्फा का करस्पॉन्डिंग साइड, यानी अल्फा के साथ एसोसिएटेड जो साइड है वो हमारे पास ए है, एंड बीटा के साथ बी है, एंड गामा के साथ सी है। या हम वापस भी कह सकते हैं ए साइड के साथ एसोसिएटेड एंगल अल्फा है, बी साइड के साथ बीटा है, एंड सी साइड के साथ वो क्या है? गामा है। ओके, अब हम बात करते हैं इंक्लूडेड एंगल्स की। इंक्लूडेड एंगल्स, तो इंक्लूडेड एंगल्स हमारे पास, इंक्लूड एंगल क्या होते हैं? लेट्स सपोज वी हैव अ ट्रायंगल दिस ए बी सी ट्रायंगल। बी सी ट्रायंगल, लेट्स सपोज दिस इज ए बी के साइड, जिन 2 साइड के दरमियान ये बना है वो हमारे पास साइड ए है और साइड सी है। इसका मतलब है कि ए एंड सी साइड का जो इंक्लूडेड एंगल होता है वो बीटा होता है। ओके, सिमिलरली अगर आप देखें हमारे पास जो बी साइड है एंड सी साइड है, ये आपस में कौन सा एंगल बनाते हैं? अल्फा एंगल बनाते हैं। सही है। सो हमारे पास बी एंड सी साइड का इंक्लूडेड एंगल अल्फा होता है, एंड ए एंड बी साइड का इंक्लूडेड एंगल हमारे पास क्या होगा? गामा होगा। यानी ए बी का इंक्लूडेड एंगल ए बी साइड्स का गामा होता है, बी सी का इंक्लूडेड एंगल अल्फा होता है, एंड ए सी का हमारे पास बीटा होता है। यानी कि अगर ए बी है तो इसमें सी हमारे पास नहीं है, तो उसका एंगल उसका इंक्लूडेड एंगल होगा। सिमिलरली अगर हम इंक्लूडेड साइड की बात करें, इंक्लूडेड साइड, तो वो हमारे पास क्या होगा कि अल्फा बीटा एंगल का इंक्लूडेड साइड सी होगा। सही है।
एंड बीटा गामा का इंक्लूडेड साइड हमारे पास क्या होगा, ए होगा। ओके, एंड अल्फा गामा का इंक्लूडेड साइड हमारे पास क्या होगा, बी होगा। ये आपने याद रखना है, व्हाट इज बीन बाय करस्पॉन्डिंग या अपोजिट, एंड व्हाट इज बीन बाय इंक्लूडेड एंगल या इंक्लूडेड साइड। अब हमारे पास है व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल दैट इज 180 डिग्री। अगर आपके पास तीन एंगल्स है, इंटीरियर एंगल को आपने अल्फा बीटा गामा का नाम दिया है, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विल बी इक्वल टू 180। ओके, एंड देन नेक्स्ट पॉइंट ये है कि किसी भी ट्रायंगल में एटमोस्ट हमारे पास क्या हो सकता है, एक ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है। ऐसा ट्रायंगल नहीं हो सकता कि उसमें दो ऑब्ट्यूज एंगल हो, क्योंकि दो ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब लेट्स सपोज 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री दैट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो हमारे पास एंगल, सब एंगल का सम तो 180 के इक्वल होता है। सो हमारे पास एक ट्रायंगल में एट मोस्ट यानी मैक्सिमम हमारे पास एक ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है। सही है। अच्छा, नेक्स्ट हम एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं दैट इज सेमी पिरामीटर। व्हाट इज पिरामीटर? पिरामीटर इज सम ऑफ साइड्स, sum of the length of sides of a triangle. Parameter P is equal to A plus B plus C. Then semi-perimeter is half of the perimeter. So ये हम S define करते हैं, S is equal to A plus B plus C. This is perimeter. अगर हम 2 से divide करते हैं तो ये हमारे पास सेमी पिरामीटर बन गया। सही है। ये आपने वीडियो याद रखनी होगी, नेक्स्ट पूरे चैप्टर में ये यूज हो रही है कि सेमी पिरामीटर इज इक्वल टू A plus B plus C डिवाइडेड बाई 2। या अगर मैं 2 को इस सेट पे मल्टीप्लाई करूँ तो 2 टाइम्स सेमी पिरामीटर जो कि पिरामीटर बन गया, दिस इज पिरामीटर। मतलब कि S इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई 2, या मैं कह लूँ कि पिरामीटर इज इक्वल टू 2S, तो वो मेरे पास A प्लस बी प्लस सी के इक्वल होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो कंसेप्ट है दैट इज एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेट्स सपोज आप ग्राउंड पे खड़े हैं, सही है, एंड लेट्स सपोज यहाँ पे आप खड़े, दिस इज ग्राउंड लेवल, एंड यहाँ पे एक बिल्डिंग है, सही है, एंड यहाँ पे उस पे कोई एंटीना या और कुछ है, एंड आप यहाँ पे खड़े। ओके, ना अब आपके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन आपके लिए ये है, बल्कि आपकी आई साइट लेवल पे कर लेता हूँ। आप आंखों से देख रहे हैं तो आपकी आई साइट के लिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ओके, जो कि ग्राउंड के पैरेलल होते हैं। अब अगर आप इस एंटीना को देखते हैं, तो मैं पी पॉइंट का नाम देता हूँ, देन इसको आप ए बहुत ही हॉरिजॉन्टल लाइन देखोगे, ए बहुत ही हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, अगर आप एक बहुत ही हॉरिजॉन्टल लाइन देखते हैं, देन यहाँ पे जो एंगल बनता है, अल्फा एंगल मैं इसको कह लूँ, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर देखते हैं तो वो आपके पास एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। ओके, लेट्स सपोज मैं अगर आपको एग्जांपल दे दूँ कि ये ग्राउंड लेवल पे आप खड़े हैं, ठीक है, एंड देयर इज सन, यहाँ पे सन है, लेट्स सपोज शाइन कर रहा है। ओके, देन आपका जो यहाँ से आप सन को देखते हैं, ओके, देन आपका हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बनेगा, ग्राउंड के जो पैरेलल होता है। नाउ ये एंगल जो है दिस इज अबाउट दी हॉरिजॉन्टल लाइन ना, आप ऊपर देख रहे हैं, तो ये एंगल अगर थीटा है तो इसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर देखते हैं तो जितना एंगल बनता है वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। नाउ अब हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, वो इस तरह से है कि लेट्स सपोज आप एक बिल्डिंग पे खड़े हैं, दिस इज अ बिल्डिंग, यहाँ पे आप खड़े, ओके ना, अब ये हमारे पास ग्राउंड लेवल है। अब की ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो क्या है, दिस अपने आई साइट लेवल पे आपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करनी है। यहाँ पे लेट्स सपोज कोई बाइक खड़ी है या लेट्स सपोज कोई कार है हमारे पास। ओके, तो अब इस कार को देख रहे हैं, इस कार को आप देख रहे हैं तो आपका ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, और ये आपका क्या है, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो यहाँ पे आप देखिए, आप जिस डायरेक्शन में देख रहे हैं वो आपके हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे है। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है, लेट्स सपोज उसको मैं बीटा बोल दूं, तो इस एंगल को मैं कहूंगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, सो हॉरिजॉन्टल लेवल से अगर आप ऊपर देखते हैं, जैसे कि मैंने ये बनाया, अगर ये आपका हॉरिजॉन्टल लेवल है एंड दिस इज ऑब्जर्वर ओ, ठीक है, मतलब आप देख रहे हैं, तो अगर आप इस लाइन से ऊपर देखते हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे किसी भी डायरेक्शन में, सही है, तो आपके ये जो एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ वो आपका एंगल ऑफ, ये आपका लाइन ऑफ साइट है जिस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं, तो ये एंगल आपका क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा।
अगर ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है एंड यहाँ पे आप खड़े हैं, आप नीचे किसी भी डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो आपके हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जितना एंगल बनेगा, दैट एंगल वो आपका क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। सही है। अब नेक्स्ट हमारे पास, हम लास्ट की, ये हमारे पास टर्मिनोलॉजीज हमने डिफाइन की जो कि पूरे चैप्टर में हम यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास लॉज है। सो फर्स्ट लॉ जो हमारे पास होते हैं वो हमारे पास प्रोजेक्शन लॉज होते हैं। वो किस तरह से है कि ए इज इक्वल टू बी काज गैमा, यानी गैमा जो होता है वो सी का एसोसिएटेड एंगल होता है। तो ये आपस में मिक्स होते हैं, बी के साथ सी का एंगल और सी के साथ बी का एंगल होता है। ओके, मतलब ए इज इक्वल टू बी काज प्लस सी काज। अब बी के साथ सी का एंगल होता है गामा और सी के साथ बी का एंगल होता है बीटा। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखें इस साइड पे ए है, बट इस साइड पे ना ए है हमारे पास, ना अल्फा है, कोई भी नहीं है। सही है। तो ये चीजें आपने इस तरह से ऑब्जर्व करनी होगी कि ए अगर इस साइड पे है तो उस साइड पे हमारे पास बी बी और सी होंगे और बीटा और गामा होंगे, और वो आपस में मिक्स होंगे। लाइक बी के साथ गामा आएगा, सी के साथ बीटा। तो ये आपके पास गामा आएगा, ये ठीक है। एंड सी के साथ आपके पास इस ए का एंगल आएगा, दैट इज अल्फा। मतलब ए सी हमारे पास दो वेरिएबल है, इनके आपस में ए का एंगल हमारे पास अल्फा होता है एंड सी का एंगल करस्पॉन्डिंग गामा होता है। तो अल्फा जो है वो इस सी के साथ आएगा और गामा जो है वो ए के साथ आएगा। ओके, एंड नेक्स्ट अगर हम सी के लिए लिखना चाहते हैं तो सी इज इक्वल टू, एक साइड मेरे पास ए बचा, ए कास, दूसरा मेरे पास क्या बचा, बी, क्योंकि सी इस साइड पे ऑलरेडी है, सो बी कास। ओके, अब ए का एंगल हमारे पास क्या होता है, अल्फा होता है, बी का एंगल हमारे पास क्या होता है, बीटा होता है। ओके, अब अल्फा जो है वो यहाँ बी के साथ आएगा एंड बीटा जो है वो यहाँ पे ए के साथ आएगा। सो हमारे पास तीन फार्मूले बन गए प्रोजेक्शन ला के, कि ए इज इक्वल टू बी कास गामा प्लस सी कास बीटा। अब ये सारे आप रट्टा नहीं लगा सकते, इस तरह आप जिस तरह मैंने बताया तरीका, उस तरह से आप सारे फार्मूले, इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे सिमिलर फार्मूले होंगे, तो उनको लाइक रट्टा लगाने से वो मुश्किल है, सो आपने उसको पैटर्न देख के सीखना होगा। ये हमारे पास ये हो गया। ओके, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन है कि द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 1:3:5। ठीक है, द एक्चुअल एंगल ऑफ द ट्रायंगल आर, लेट्स सपोज अगर आपको गिवन अल्फा बीटा गामा, अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा इज इक्वल टू 1:3:5। क्लास 7 में आपने एक मेथड पढ़ा होगा कि आपको गिवन है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज इक्वल टू 180। ये तो आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 के इक्वल होता है। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते थे, वो हम इस तरह से कि अगर आपने अल्फा एंगल फाइंड करना है ना, तो अल्फा का रेशियो 1 है ना, अल्फा डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो, यानी कि यहाँ पे रेशियो में जो हमारे पास नंबर होते हैं उसको हम सम ऑफ रेशियो कहते हैं, सम ऑफ रेशियो। तो वो इस केस में क्या बनता है, 1+3+5 = 9। सही है। सो ये हमारे पास बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई ये जो हमारे पास, तो बीटा के करस्पॉन्डिंग रेशियो में मेरे पास क्या है, 3 है। सो ये मेरे पास बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो मेरे पास क्या है, 9 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। सो ये मेरे पास बन जाएगा 60 डिग्री। अगर मैं गामा फाइंड करना चाहता हूँ तो गामा के करस्पॉन्डिंग मेरे पास रेशियो में क्या है, 5। सो 5 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशियो इज 9 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। सो दिस इज इक्वल टू 100 डिग्री। आप देख सकते हैं कि 20+60 80 हो गया, प्लस 100 = 180, तो तीनों एंगल का सम हमारे पास 180 है। सो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 20 डिग्री, 60 डिग्री एंड 100 डिग्री। ये हमारे पास बी आंसर इसका हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन एट 12 PM। दिन के 12 बजे आप यहाँ ग्राउंड पे खड़े हैं, सही है। तो सन बिल्कुल आपके हेड पे होता है, यहाँ पे। सही है, बिल्कुल आपकी। तो इस सन का एंगल क्या है, साइड आप इस साइड में देखोगे तो यहाँ पे एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री।
ओके, सो हमारे पास ए ऑप्शन इसका हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए बहुत सारे पूरे चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है। If the largest angle is twice that of smallest angle, then the angles are। देखो हमारे पास एक तो ये गिवन है कि अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लेट्स सपोज इसकी वैल्यू मतलब कि हमारे पास बीटा माइनस अल्फा ये कॉमन डिफरेंस के इक्वल होंगे और गामा माइनस बीटा ये भी कॉमन डिफरेंस के इक्वल होंगे। सही है, क्योंकि हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये जो डिफरेंस होता है आप कंसेक्यूटिव टर्म वो कॉमन होते हैं, उसको हम कॉमन डिफरेंस डी बोलते हैं। सही है, सो बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू डी एंड गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू डी। ओके, नाउ अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो मेरे पास अल्फा किसकी इक्वल होता है, अल्फा विल बी इक्वल टू बीटा माइनस डी। सही है, एंड यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो गामा विल बी इक्वल टू बीटा प्लस डी। सो मेरे पास अल्फा है बीटा माइनस डी, फिर मेरे पास बीटा एंगल है ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, एंड गामा जो है वो बीटा प्लस डी है। ये तीनों एंगल मेरे पास हो गए। ओके, अब फिर क्या गिवन है मेरे पास कि जो गामा एंगल है, लेट्स सपोज मैं कह रहता हूँ गामा मेरे पास लार्जेस्ट है एंड अल्फा मेरे पास स्मॉलेस्ट एंगल। ओके, फिर गिवन है कि लार्जेस्ट एंगल इज ट्वाइस दैट ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल, तो गामा ये मेरे पास लार्जेस्ट है एंड ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास स्मॉलेस्ट है। सही है, सो गिवन ये है कि गामा इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा, गामा इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा। तो पहले तो यहाँ पे मैं ये कर लेता हूँ कि मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा है मेरे पास बीटा माइनस डी प्लस बीटा, गामा है मेरे पास बीटा प्लस डी इज इक्वल टू 180 degree. Okay. Now D and minus D cancel, so 3 beta is equal to 180 degree. This implies that beta is equal to 60 degree. अब बीटा की वैल्यू मेरे पास 60 आ गई ना। अब हमारे पास अ, है अल्फा की वैल्यू क्या होगी एंड गामा की वैल्यू क्या होगी। सही है, सो अल्फा इज इक्वल टू बीटा माइनस डी एंड गामा इज इक्वल टू नेक्स्ट मेरे पास क्या है बीटा प्लस डी। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैंने क्या फाइंड करना है, मैंने अल्फा एंड गामा फाइंड करने हैं। अब बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है, बीटा की वैल्यू 60 आ गई, सो अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस डी। ओके, एंड गामा इज इक्वल टू ये मेरे पास क्या आ जाएगा 60 डिग्री प्लस डी। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूँ डी एंड डी कैंसल, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। Now gamma is 2 times alpha, so this is equal to 120 degree. Okay, this implies that 3 alpha is equal to 120 degree. So alpha की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 40 डिग्री। सो एक एंगल हमारे पास 40 डिग्री आ गया एंड बीटा एंगल मेरे पास क्या आया था 60 डिग्री। देन गामा एंगल हमारे पास क्या होगा 40 प्लस 60 100 बनता है, तो टोटल 80 होना चाहिए, तो ये हमारे पास 80 डिग्री हो जाएगा। सही है, सो हमारे पास ऑप्शन ए आ गया 40 डिग्री 60 डिग्री एंड 80 डिग्री। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है बिकॉज यहाँ पे अरिथमेटिक का भी वो यूज होता है एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मैंने बोला था कि अगर आपके पास एक बीटा है ये बीटा माइनस डी होगा ये बीटा प्लस डी होगा, फिर हमें पता है कि इनका सम सबका 180 होता है। सो अल्फा को मैंने बीटा माइनस डी लिख दिया एंड गामा को मैंने बीटा प्लस डी लिख दिया। सो यहाँ पे डी एंड डी कैंसल, सो 3 बीटा इज इक्वल 180 डिग्री। बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई। अब बीटा की वैल्यू आ गई तो उसमें अल्फा एंड गामा की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है, तो उसमें 60 डिग्री कर लो। अभी आपके पास दो इक्वेशन बनते हैं, इनको हमने सिमिल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, लाइक 8 सब्ट्रैक्ट या इस तरह से करना है, सिमिल्टेनियसली सॉल्व करना है सच दैट ये डी दोनों में डी का तो हमारे इसका कोई काम नहीं है ना, हमने अल्फा एंड गामा फाइंड करना है। तो अगर मैंने डी दोनों इक्वेशन से रिमूव करना है तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लूंगा, सो डी डी एंड डी कैंसिल, सो अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री। अब मुझे जो इन्फॉर्मेशन की है कि लार्जेस्ट एंगल इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, सो गामा इज इक्वल टू 2 अल्फा। गामा मैंने एज्यूम किया है कि गामा इज लार्जेस्ट एंड अल्फा इज स्मॉलेस्ट। सो यहाँ पे मैं अगर ये पुट करता हूँ तो 3 अल्फा इज इक्वल टू 120, सो अल्फा इज इक्वल टू 40। अब अल्फा की वैल्यू 40 आ गई, बीटा की वैल्यू 60 आ गई, टोटल मेरे पास का कितना बना 100।
और होता क्या है, सम 180 डिग्री, इसका मतलब है कि तीसरा एंगल मेरे पास क्या होगा, 80 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। सही है, सही, मेरे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट मेरे पास है कि लेट एन राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू साइड्स, वन ऑफ द एक्यूट एंगल इज। अच्छा, अब ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे लेट्स सपोज मैं एज्यूम कर ले तो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल विद साइड ए बी सी, यहाँ पे राइट एंगल है हमारे पास। ओके। अब हम गिवन क्या है कि द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है, ये सी साइड हमारे पास हाइपोटेन्यूज है। ओके, सी इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, ये जो हाइपोटेन्यूज है सी स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस, यानी कि टू टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू साइड, प्रोडक्ट ऑफ अदर टू साइड मतलब ए बी, ये मुझे गिवन है। सही है। वन ऑफ द एक्यूट एंगल इज, ये मेरे पास एंगल क्या होगा, अल्फा, ये मेरे पास बीटा होगा। तो अल्फा बीटा का जो है उसमें से कोई एंगल हमने एक फाइंड करना है। वन ऑफ द एक्यूट एंगल इज, बिकॉज हमें पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में बाकी दोनों एंगल हमारे पास एक्यूट होने चाहिए। सो ये हमें गिवन है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज सी हमने हाइपोटेन्यूज लिया, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस, यानी कि टू टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ अदर टू साइड ए बी। देन हमने एक्यूट एंगल या तो अल्फा फाइंड करना है या हमने बीटा फाइंड करना है। ओके। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, हमें पता है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। ओके। सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये मेरे हमारे पास क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। सो अब हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है एंड ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। ऐसे मैं कर लेता हूँ कि इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 माइनस कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास इसके साइन प्लस माइनस हो जाएंगे, इसके बाद माइनस हो जाएगा। सो दिस एंड दिस कैंसल, दिस इज इक्वल टू जीरो। सो जीरो इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ओके। सो इससे मैं लिख सकता हूँ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, दिस implies that a माइनस बी इज इक्वल टू जीरो एंड दिस implies that a इज इक्वल टू b। ओके। सो ए साइड मेरे पास क्या है, बी साइड के इक्वल है। अगर ये दोनों साइड इक्वल है, दो साइड्स अगर इक्वल होते हैं तो इनके एंगल्स भी हमारे पास क्या होते हैं, ये होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो हमारे पास थ्योरम होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। नाउ अल्फा इज इक्वल टू बीटा, अब हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, गामा मेरे पास इस केस में क्या है, 90 डिग्री है। सो दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 90, सी का अपोजिट सी हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, तो इसका गामा एंगल हमारे पास 90 डिग्री होगा। सो दिस इज अल्फा प्लस बीटा प्लस 90 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ना अल्फा बीटा जो है वो अल्फा की इक्वल है, सो मैं लिख लेता हूँ अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। दिस implies that 2 alpha that is equal to 90 degree and this implies that alpha is equal to 45 degree. So alpha is 45, gamma is 90 degree। तो मेरे पास बीटा की वैल्यू क्या आएगी, बीटा की वैल्यू ये हमारे पास 135 हो गया टोटल। तो टोटल हमारे पास इनका सम होना चाहिए तीनों का, वो 180 होना चाहिए। तो गामा बीटा एंगल मेरे पास कितना होना चाहिए, वो भी 45 होना चाहिए। तो एक्यूट एंगल्स आप में देख रहे हैं कि दोनों हमारे पास क्या है, 45 डिग्री है। सो हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो इसका आंसर हो गया। ओके। नेक्स्ट हमारे पास है लॉ ऑफ कोसाइंस, लॉ ऑफ साइंस एंड लॉज ऑफ टेंजेंट। अब हम ये पढ़ेंगे। सो लॉ ऑफ कोसाइंस हमारे पास किस फॉर्म का होता है कि ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी स्क्वेयर, मतलब कि इस साइड पे यहाँ पे हमारे पास ना ए है और ना अल्फा है। और हाँ, जो यहाँ पे ये एंगल होता है वो आपके पास ए का करस्पॉन्डिंग एंगल अल्फा होता है। सही है। लेट्स सपोज वी हैव टू फाइंड सी स्क्वायर ना, तो ये हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब सी के अलावा जो बाकी साइड है उनका स्क्वेयर्स माइनस टू टाइम्स सी के अलावा जो बाकी साइड है उनका प्रोडक्ट मतलब ए बी, खास अब यहाँ पे जो एंगल होगा वो सी का करस्पॉन्डिंग एंगल गामा होगा।
ओके, लेट्स सपोज आई वांट टू राइट बी स्क्वायर, सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी के अलावा बाकी दोनों साइड क्या बचते हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर लो माइनस 2 टाइम्स बी के अलावा जो दोनों साइड है उनका प्रोडक्ट कर लो, काज ऑफ बी का करस्पॉन्डिंग एंगल बीटा यहाँ पे लगा लो। मतलब कि जो हमारे पास राइट हैंड साइड है उस पे सिर्फ ये एंगल जो होता है वो इसको करस्पॉन्ड करता है, बाकी यहाँ पे हमारे पास वो वाला साइड या वो वाला एंगल नहीं होता। ओके, लेट्स सपोज ए स्क्वायर अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो ए के अलावा बाकी दोनों साइड्स का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बाकी दोनों साइड जो है बी सी उनका प्रोडक्ट कॉज ऑफ, यहाँ पे अब जो मैं एंगल लिखूंगा वो ए का करस्पॉन्डिंग एंगल अल्फा होगा। सही है, ये हमारे पास इस फॉर्म में हो गए। ओके, ये हमारे पास लाजा कोसाइंस है। अब अगर इनको मैं रीअरेंज कर लूँ, लेट्स सपोज मेरे पास से ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कास अल्फा। अगर मैं इसको कास अल्फा के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, सही है, तो मैं इस पूरे टर्म को इस साइड पे लेके चलता हूँ और ए स्क्वायर को मैं इस साइड पे लेके आता हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा 2bc कास अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर मैं बोथ साइड को 2bc से डिवाइड करता हूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा, ये कैंसल आउट, cos अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, अब इसमें आपने क्या चीज नोट करनी है, इसको किस तरह से याद करना है। इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास तीनों साइड्स के स्क्वायर्स होते हैं, बट जो अल्फा के करस्पॉन्डिंग ए स्क्वायर होता है वो हमारे पास माइनस में होता है, यहाँ पे बीटा के करस्पॉन्डिंग बी माइनस में होगा। यहाँ पे अगर गेम आकाश गेम आप फाइंड करना चाहते हैं तो आपका सी जो होगा वो माइनस साइड में होगा। ओके, तीनों साइड के स्क्वायर होते हैं, बट जो एंगल आपका होता है उसका करस्पॉन्डिंग साइड नेगेटिव में होता है, यहाँ भी नेगेटिव यहाँ भी नेगेटिव, डिवाइडेड बाय जो डिवीजन में आपका होता है वो 2 टाइम्स प्रोडक्ट होता है। 2 टाइम्स प्रोडक्ट के कोई किस किस का होता है, यहाँ पे जो आपके पॉजिटिव स्क्वायर्स में होते हैं ना उनका प्रोडक्ट होता है, बी एंड सी का प्रोडक्ट, यहाँ पे ए एंड सी का प्रोडक्ट नीचे होगा। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ए एंड बी का प्रोडक्ट होगा। सही है, लेट्स सपोज वी वांट टू राइट कॉज ऑफ बीटा। किस तरह से आपने ये जो फॉर्मूले है वो सारे याद करने, वी हैव टू राइट कॉज बीटा, कोसाइन ला हमने लिख रहे हैं, तो हमारे पास ये तीनों साइड्स के स्क्वायर्स होंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बट जो बीटा की करस्पॉन्डिंग साइड होगा ना, बीटा का करस्पॉन्डिंग साइड वो बी होता है ना, उसका साइन माइनस होगा, बाकी सबका साइन प्लस होगा, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स। अब यहाँ पे इसमें जो पॉजिटिव वाले हैं होते हैं ना ए एंड सी उनका प्रोडक्ट नीचे होगा, सो दिस विल बी इक्वल टू ए सी, सो cos बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac। सिमिलरली आप cos अल्फा cos बीटा cos गामा तीनों लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, लॉज ऑफ कोसाइंस है। अब इसमें अगर देखो जो पहला वाला है, ये तो हमने अननोन होता है ना, इसका फॉर्मूला है, लाइक ये तो हमने फाइंड करना है। तो आपको यहाँ पे बी गिवन है, सी गिवन है, बी सी गिवन है एंड अल्फा गिवन है। अल्फा इज व्हाट, अल्फा हमारे पास बी एंड सी का इंक्लूडेड एंगल होता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 साइड्स है एंड देयर इंक्लूडेड एंगल। ये अगर आपके पास गिवन हो, गिवन एफ 2 साइड एंड देयर इंक्लूडेड एंगल गिवन, देन हम ये जो थर्ड साइड होता है, देन वी कैन फाइंड, देन वी फाइंड थर्ड साइड, दो साइड तो ऑलरेडी गिवन है ना, थर्ड साइड बाय लॉ ऑफ कोसाइंस। सही है, सो इस केस में हमारे पास क्या होते हैं, हमें 2 साइड्स गिवन हो और उनका इंक्लूडेड एंगल गिवन हो, ये आपने याद रखना होगा। अगर 2 साइड और उनका इंक्लूडेड गिवन, मतलब ए बी का इंक्लूडेड एंगल जो होता है वो गामा होता है, बी सी का इंक्लूडेड एंगल अल्फा होता है एंड ए सी का इंक्लूडेड एंगल बीटा होता है। सही है, अगर आपको ये तीनों गिवन हो तो आप सी साइड फाइंड कर सकते हैं, मतलब थर्ड साइड जो होता है। अगर आपको बी सी एंड अल्फा गिवन हो तो आप ए साइड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ए सी एंड बीटा गिवन हो तो थर्ड साइड आपका बी है वो आप फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला। सही है, सो ये अपनी कंडीशन याद रखनी है, लॉ ऑफ कोसाइन मतलब हम किस केस में यूज कर सकते हैं, अगर आपको 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल गिवन हो तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं। सिंपल अगर मैं आपको ये लिख के दूं तो ये हमारे पास होता है एस ए एस, अगर आपको गिवन है
इस ए इज